बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतवार 22 मार्च का आगाज हो गया है। तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जंग 23वें दिन में दाखिल हो गई है। वो जंग जिसको चंद दिनों में समेटने का वादा, दावा और नारा था अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों का, उसी का 23वां दिन शुरू हो गया है। हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते सेकंड के साथ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिन पर बात बहुत जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में मैं खुद को महदूद रखूंगा उस खतरनाक, खौफनाक और भयानक डेवलपमेंट तक जिसके बारे में अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता मामला अगर उस तरफ चला जाता है जिस जानिब अब चल पड़ा है, क्योंकि इसको आलमी खबर रसां इदारे अब तक 23 दिन में, इस जंग के 23 दिनों में सबसे डेंजरस एस्केलेशन करार दे रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो 4 मुल्क ऐसे हैं जिनके खंडर बन जाने का अंदेशा है। वो 4 मुल्क कौन से हैं? उसमें कुवैत है, बहरीन है, कतर है और मुत्तहिदा अरब अमारात। मामला सिर्फ इन ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, वैसे तो पूरी दुनिया सफर करेगी। पूरा रीजन जो है वो इसका बर्न्ट महसूस करेगा। फिर 4 दीगर मुल्क हैं इसी विसिनिटी में जिसमें ईरान शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, इराक शामिल है और ओमान। ये किसी हद तक बच जाएंगे। ये कैसे बचेंगे इसके हवाले से भी पूरी तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये कहानी अब 4 से 5 दिनों की है, लेकिन जो लास्ट 24 आवर्स में जो कुछ हुआ है, इसराइल ने उसकी तस्दीक की है, ईरान ने उसकी तस्दीक की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस उसके हवाले से अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं और कुछ खलीजी ममालिक क्वाइटली दुहाइयां दे रहे हैं कि मामले को उस तरफ ना जाने दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? हमारे यहाँ जो करोड़ों लोग आबाद हैं उनका क्या होगा? उन इमारतों का, उन हाई राइजेस का क्या होगा? इन ऑयल फील्ड्स का क्या होगा? और ये जो दौलत का अंबार यहाँ पर मौजूद है, इस दौलत का क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुहाइयाँ दी जा रही हैं। और रूस ने इस बात की तस्दीक की कि एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ 200 मीटर दूर एक मिसाइल हमला हुआ है और आलमी इदारे इस वक्त पंजों के बल आए हुए हैं। इस पूरी कहानी का जो है वो अहाता करेंगे और अब इस बात की तस्दीक जो है वो हो चुकी है। तमाम आलमी खबर रसां इदारे ये बता रहे हैं कि ईरान ने जो रिएक्ट किया है नतान्ज की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर जो हमला हुआ ईरान की, उसके जवाब में, क्योंकि ये ऐलान आगाज में ही कर दिया गया था ईरान की तरफ से कि अब एन आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट, अदले का बदला आंख का बदला आंख, जान का बदला जान, जो तुम हमारे साथ करोगे हम जवाब में वही करेंगे। आगाज में ये लगा था कि ये गीदड़ भभकी है। ईरान जो है वो जिस तरीके से चेस्ट थंपिंग की जाती है, अपनी छाती जो है वो ठोक के कहा जाता है कि हम ये तबाह कर देंगे, हम वो तबाह कर देंगे, लेकिन गुज़श्ता 23 दिनों में पूरी दुनिया ने इस बात को रियलाइज किया है कि ईरान जो धमकी दे रहा है उसको पूरा भी कर रहा है। अगर उनके किसी पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया, तो उन्होंने जवाब में निशाना बनाया। उनके जो है वो किसी एयरबेस के ऊपर हमला हुआ तो जवाब में एयरबेस पर हमला हुआ। उनकी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला हुआ, जवाब में ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ। लेकिन अब इसका दायरा जो है वो फैल रहा है। गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में कुछ ऐसी इतलात आई। बुशहर जो है वो ईरान का एक सूबा है जो पर्शियन गल्फ की तरफ खुलता है, एक लंबी कोस्ट लाइन है और वहां पर एक एटमी बिजली घर मौजूद है, न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है जिसको रूस सुपरवाइज करता है। मैं जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो क्योंकि इससे जुड़ी है और इन ममालिक के हवाले से जो खदशे का इजहार किया जा रहा है उसके ऊपर आता हूँ और वो तमाम तफसीलात बहुत अहम है। एंड आई एम श्योर कि वहाँ पर लाखों पाकिस्तानी भी बसते हैं और पाकिस्तानियों की जो ज़िंदगी है वो भी वहाँ पर बड़ी अहम है। वहाँ पर हमारा एक डायस्पोरा मौजूद है, वो लोग वहाँ पर रोज़गार के लिए मुकीम हैं। यहाँ पर अरबों डॉलर का जो है वो कीमती ज़र मुबादला भेजते हैं और पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में अब चाहते ना चाहते आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो इसका हिस्सा बन रहा है। कुछ उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं जिनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो जो बुशहर की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये ज़ाहिर है कि इसका आगाज़ बहुत पहले हुआ जिस वक्त इनकलाब इस्लामी नहीं आया था। 1979 की रेवोल्यूशन से पहले अमेरिका और जर्मनी, अमेरिका के अप्रूवल और जर्मनी के ताउन से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा था और फिर
जब इनकलाब इस्लामी आया तो जर्मनी और अमेरिका बैक एंड पर चले गए, पीछे हो गए इससे, और फिर रूस और ईरान ने मिलकर इस एटमी बिजली घर को बनाया। अभी भी इसको सुपरवाइज जो है वो रूस करता है, इंजीनियर्स उनके मौजूद हैं, बहुत सारा स्टाफ उनका मौजूद है, और जाहिर है कि ईरान का स्टाफ भी वहां पर मौजूद है। उसके हवाले से ये खदशा जाहिर किया गया, आगाज में ही किया जा रहा था कि जो बुशहर की न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो ये फैसिलिटी है, इसको निशाना ना बनाया जाए। और फिर इतला ये आती है कि इसराइल जो है वो जो मिसाइल दाग रहा है, अमेरिका जो मिसाइल दाग रहा है, उसमें से एक मिसाइल जो है वो इस एटमी बिजली घर के बिल्कुल करीब और इसके एक्टिव ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब आकर गिरा है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इस फैसिलिटी पर आया है। उसके हवाले से जो रूस के सफ़ीर हैं वियना में, ऑस्ट्रिया में, और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इदारे हैं वहाँ पर रूस की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने मिखाइल उलियानोव, उन्होंने इसके हवाले से एक ट्वीट किया, और उससे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने ट्वीट किया। और किस तरीके से आलमी इदारे जो है वो पंजों के बल आए साहम तरीन डेवलपमेंट पर, वो मैं आपको बता देता हूं कि द IAEA हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय ईरान दैट अ प्रोजेक्टाइल हिट द प्रेमिसेस ऑफ द बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक मिसाइल है, जिसने जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रेमिसेस हैं उसमें हिट किया है। नो डैमेज टू द प्लांट और इंजरीज टू स्टाफ रिपोर्टेड, कि कोई जो प्लांट है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, कोई स्टाफ जो है वो इसमें जख्मी या वो नहीं हुआ, मारा नहीं गया। डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी जो है उसने इस बात का दोबारा से इजहार किया कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट दिखाई जाए इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ अ न्यूक्लियर डिजास्टर, ये कहा गया। लेकिन इसको कोट ट्वीट करते हुए मिखाइल उलियानोव लिखते हैं कि आई एम नॉट श्योर दैट द एजेंसीज रिस्पॉन्स इज कमेंसुरेट विद द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि मुझे नहीं लगता कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका जो रिएक्शन है इस सारे मामले पे, जो उसका जवाब है, वो इस मामले की संगीनी को समझकर जो है वो रिएक्ट किया गया है। जो मिसाइल है, द मिसाइल एक्सप्लोडेड जस्ट 200 मीटर्स फ्रॉम एन ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर, कि ये मिसाइल जो है एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ 200 मीटर फासले के ऊपर लगा है। जो पॉसिबिलिटी है ऑफ अनदर स्ट्राइक कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कि एक और स्ट्राइक जो है वो यहां पर हो सकती है। ये दिस पोजेस अ रियल रिस्क ऑफ अ मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर विच कैन ड्रामेटिकली अफेक्ट द होल रीजन, पूरे रीजन को मुतासर करेगा। अब मैं इस गल्फ स्टेट्स के मामले पर, और ये किस तरीके से खुदा न खास्ता मुतासर हो सकती हैं, और ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, जिनको शायद उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना कुवैत को है, जितना बहरीन को है, जितना कतर को और मुत्तहिदा अरब अमारात को, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया किस तरीके से इससे जो है वो मुतासर हो सकती है, उस पर आने से पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि अब क्या होता है कि नतांज में जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमला होता है इसराइल की तरफ से, और फिर अब मल्टीपल खबरें जो हैं वो इस हवाले से आ रही हैं। ये मेरे सामने इस वक्त अल जजीरा मौजूद है। ईरान स्ट्राइक्स टाउन्स नियर इजराइल्स न्यूक्लियर साइट, वुंड्स ओवर 100, यानी 100 लोग जख्मी हो गए हैं। वो इसराइल जो अपना डैमेज किसी को नहीं बताता, जिसने इस वक्त वॉर सेंसरशिप की इंतहा की हुई है, तमाम आलमी इदारों को मना किया हुआ है कि नहीं बताना कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, कितनी इमारतें तबाह हो रही हैं। वहाँ से लाइव फुटेजेस चलाने की, लाइव ट्रांसमिशन करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर जो है वो अपनी अमवात और ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद बताने की इजाज़त नहीं है। गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स कितनी तबाह हुई हैं वो बताने की इजाज़त नहीं है। उस इसराइल ने ये कंफर्म किया है, और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 100 लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो इसराइल में, जनूबी इसराइल में जब डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, तो सायरन बजा दिए जाते हैं, लोग बंकर्स में चले जाते हैं, ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, और जो पूरी दुनिया का जो सबसे बेहतरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके बावजूद अगर वहाँ पर जनूबी इसराइल में 2 साइट्स को, दिमोना और अरद, यहाँ पर इन 2 शहरों में निशाना बनाया गया है कामयाबी से, तो यकीनन ईरान ने जो स्ट्राइक किया है उसने पूरे इसराइल को हिला दिया है कि ये हुआ क्या है। और इसके हवाले से मैं इस खबर की तफसीलात पर आने से पहले, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं, ये मेरे सामने टाइम्स ऑफ इसराइल मौजूद है,
जो ये कह रहा है कि IDF इन्वेस्टिगेटिंग इट्स फेलियर टू इंटरसेप्ट ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल दैट हिट डिमोना, कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, इसराइल की फौज है, वो तहकीकात कर रही है कि हम इस ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम क्यों हुए, क्योंकि वेल बिफोर टाइम उनको मालूम था कि ये मिसाइल दिमोना की तरफ और अरद की तरफ आ रहे हैं, और इन इलाकों को सेफ गार्ड करने के लिए सबसे बेहतरीन फिजाई दिफाई निजाम मौजूद है। उसके बावजूद, क्योंकि देखें इसराइल जो है वो अनडिक्लेयर्ड, सबको मालूम है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको मालूम है कि इसराइल जो है वो उसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। और ये दो जगह हैं, ये दो साइट्स हैं, ये दो शहर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो मकामात हैं जहां पर इसराइल के एटमी हथियार मौजूद हैं, और इन एटमी हथियारों को सेफ गार्ड करने के लिए बेहतरीन बंदोबस्त है। लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस कंफर्म कर रही हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल कंफर्म कर रहा है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इस बात की तस्दीक की है कि हम तहकीकात कर रहे हैं अपनी नाकामी पर, कि हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में नाकाम क्यों हुए, जिन्होंने जनूबी शहर दिमोना को इस इवनिंग में जो है वो हिट किया है, जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। द मिलिट्री कंफर्म्स एयर डिफेंसेस एंगेज्ड द बैलिस्टिक मिसाइल, के इस बैलिस्टिक मिसाइल को एंगेज भी किया गया, इसको लॉक किया गया, इसको टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इंटरसेप्टर्स फेल्ड टू नॉक इट डाउन। यानी इसका मतलब यह है कि इसका इंपैक्ट ऑन ग्राउंड जो है वो आया है। अब ईरान के हवाले से जो अल जजीरा है उसने लिखा है कि ईरान ने इस साइट को हिट किया है। इजरायली रेस्क्यूअर्स कह रहे हैं कि 100 से ज़ायद लोग जख्मी हो गए ईरानी मिसाइल हमलों में। जो सदरन सिटी है दिमोना की, वहाँ पर जो इसराइल की मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी मेज़बान है, उसको होस्ट करती है, एंड नियर बाय अरद in one of the most dramatic escalations since the US-Israel war on Iran began, यानी कि 28 फरवरी से लेकर अब तक ये सबसे खतरनाक एस्केलेशन है कि इन दो मकामात के ऊपर हमला हो गया है। ईरानी स्टेट टेलीविजन जो है उसने इस स्ट्राइक को कहा है कि ये रिस्पॉन्स है जो ईरान का नतान्ज न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम्प्लेक्स है उसके ऊपर होने वाला जो इसराइल का हमला था, marking a stark new phase of tit for tat targeting in the conflict now in its 4th week, चौथे वीक में अब ये डेवलपमेंट हो चुकी है। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि ये अगर अब इसराइल ने ये कंफर्म कर दिया है कि इसराइल के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर ईरान ने कामयाबी से हमला किया, अगरचे ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि जो डैमेज है उसने किस किस्म का डैमेज हुआ है, वहाँ पर ताबकारी है नहीं है, लेकिन डैमेज जब पूरे उस एरिया में रिपोर्ट हुआ है तो इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ ऐसा हो भी सकता है। अलबत्ता अभी ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। अब जो कमिंग बैक टू द स्टोरी के बुशहर में एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से 200 मीटर दूर एक प्रोजेक्टाइल, एक मिसाइल आकर हिट करता है, और उसके बाद जो है वो इसराइल और ईरान के दरमियान एक टिट फॉर टैट अटैक्स चल रहे हैं। रूस के हवाले से भी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इनका मीडिया जो है वो ये चीखें मार रहा है कि रूस इस पूरी जंग में ईरान का हामी बना हुआ है, ईरान को लोकेशंस फराहम कर रहा है, ईरान को मैप कोऑर्डिनेट्स फराहम कर रहा है, ईरान को टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है, और ईरान के पीछे पुश्त पर जो है वो रूस खड़ा है। और अब वो फैसिलिटी जिसको रूस रन करता है उसके ऊपर अगर एक प्रोजेक्टाइल हिट किया है, खुदा न खास्ता अब जो इसराइल कहता है कि हम भी बदला लेंगे, और वो ऐसा कोई अटैक करता है जिससे बुशहर की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो तबाह होती है। अब जाहिर है कि इसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव फ्यूल जो है वो मौजूद है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है, और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हमला होता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो बुशहर में आएगा। सबसे बड़ा जो फौरी तौर पर तबाही और बर्बादी है वो तो उस एरिया में होगी। लेकिन जो न्यूक्लियर इंसिडेंट्स हैं, जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी को स्टडी किया है कि आज तक क्या कुछ हो रहा है, और जो लोग इस बात से वाकिफ हैं उनको मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता मामला वहां पर गया तो फिर इर्द गिर्द मौजूद ममालिक कैसे सफ़र करेंगे। एंड हियर कम्स दैट पार्ट जो मैं आपके सामने रखता हूं, और मैं ये AI ओवरव्यू जो है वो आपको बता रहा हूं। गल्फ स्टेट्स डिपेंडेंस ऑन डीसैलिनेशन प्लांट्स,
یہ جو پورا ایریا ہے اس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈی سیلینیشن پلانٹس موجود ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحرائی علاقے ہیں. خاص طور پر ایران کی تو اتنی ڈیپینڈنس نہیں ہے. سعودی عرب جو ہے وہ بحیرہ احمر کی طرف بھی کھلتا ہے, وہاں پر بھی ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس موجود ہیں. یقیناً جو اس کا بارڈر ٹورڈز نارتھ ہے وہ آبویسلی جو پرشین گلف کی طرف ہے وہ ضرور بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. جتنی آبادی اس ایریا میں موجود ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. لیکن سعودی عرب جو ہے اس کے پاس پانی کے دیگر ذخیرے بھی موجود ہیں. عمان اسی طریقے سے گلف آف عمان کی سائڈ پہ, اور پھر انڈین اوشن کی طرف عمان جو ہے اس کا ایک لمبی کوسٹ لائن ہے, تو اس کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں. لیکن متحدہ عرب امارات, بحرین, قطر اور کویت یہ وہ ممالک ہیں جن کی کمپلیٹ ڈیپینڈنس ان ڈی سیلینیشن پانی, سمندری پانی کو میٹھا کر کے قابل استعمال اور پینے کے قابل بنانے کے لیے جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں. اب یہ ڈی سیلینیشن پلانٹس بہت زیادہ کوئی سپر ایکسپینسو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں لگائے جا سکتے. لیکن جب آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سم کیسز 90 to 99% ان ممالک میں جو شہر ہیں ان کی ڈیپینڈنس ان ڈی سیلینیشن پلانٹس پر ہے. یعنی پینے کا پانی, پانی زندگی ہے, پانی کے بغیر حیات ایگزسٹ نہیں کر سکتی. شہر کھنڈر بن جاتے ہیں, لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑے گی. اگر وہ براہ راست کسی اس کے جو امپیکٹ ہے دھماکے کا اس سے متاثر نہیں بھی ہوتے, وہاں پر ہوگا کیا کہ جو پرشین گلف ہے, آبنائے ہرمز, اب تو ظاہر ہے کہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے تمام لوگ واقف ہوں گے کہ یہ ایکسٹینشن ہے انڈین اوشن کی, اور جو گلف آف عمان ہے, گلف آف عمان کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز ہے, جو تنگہ ہرمز ہے, تنگہ ہرمز کے بعد خلیج فارس ہے, پرشین گلف, اور پانی جو ہے وہ یہاں سے آسانی سے باہر نہیں جاتا. اب اس ایریا میں جو پانی ہے, اگر اس قسم کا کچھ ہوتا ہے حملہ جس کا اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جس کی اب پریسیڈنٹ سامنے موجود ہے, اور پانی میں شامل ہوگا, یقیناً اس کا ملبہ گرے گا, اور جو پانی ہے اس پانی میں جب ریڈیو ایکٹیو سبسٹنسز شامل ہو جائیں گے تو اس پورے ایریا میں اور پوری دنیا میں ایسا کوئی ڈی سیلینیشن پلانٹ موجود نہیں ہے جو تابکاری کے اثر میں موجود پانی کو پینے کے قابل بنا سکے, اس کو اس طریقے سے فلٹر کر سکے کہ اس پانی کو پیا جا سکے. تو آپ سوچئے کہ اگر یہ معاملہ اس طرف جہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پانی یہیں پر موجود ہے, پانی بھاپ بنے گا. اگرچہ اس ریجن میں بارش بہت زیادہ نہیں ہوتی, لیکن جتنی بھی بارش ہوگی وہ تابکاری کے اثرات والی بارش ہوگی, اور جو اس پورے ایریا میں لائف ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوگی. یہاں جو میرین لائف ہے, جو سمندری آبی حیات ہے, وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی. یہاں پر باغات برے طریقے سے متاثر ہوں گے, اور لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوگا. 3 دن یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتے پینے کے صاف پانی کے بغیر, اور ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ملا ہوا پانی قابل استعمال نہیں ہوگا. اس صورت میں کیا ہوگا یہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ جو گلف سٹیٹس ہیں اس کا اوور ویو یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو اوور آل, اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام گلف ممالک کو, سعودی عرب کو اور باقیوں کو بھی شامل کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایران بھی شامل ہے, اور ایران ایک بڑا وسیع و عریض ملک ہے, اور اس کا جو سرحدیں ہیں وہ اوپر کی جانب بہت سارے ممالک سے ملتی ہیں, اور اس کے پاس اپنے آبی ذخائر موجود ہیں. اگرچہ دنیا کا گرم ترین صحرا جو ہے وہ بھی ایران میں موجود ہے, لیکن ایران کے پاس پانی کے بے بہا ذخائر موجود ہیں, سرسبز و شاداب ان کے پاس میدان بھی موجود ہیں, سنگلاخ پہاڑ بھی موجود ہیں, گرم ترین صحرا بھی موجود ہے. تو ایک بڑی ورائٹی جو ہے ان کے پاس موجود ہے. لیکن پھر آپ جب قطر کو دیکھتے ہیں, آپ بحرین کو دیکھتے ہیں, آپ متحدہ عرب امارات کو, کویت کو, یہ وہ ممالک ہیں جو یا پرشین گلف میں کھلتے ہیں یا دوسری جانب کسی اور ملک کی طرف, اور ان کے ہاں صحرا موجود ہے, پانی اپنا موجود نہیں ہے. آپ پانی, پینے کا پانی ایئر لفٹ کر کے نہیں لا سکتے. تو یہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیپینڈنس کھانے پینے کے استعمال کی, ان کے نہانے دھونے کے استعمال کی, تمام کی تمام ان ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اے آئی اوور ویو کہتا ہے کہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کی ڈیپینڈنس ڈی سیلینیشن کے اوپر 77% سے زیادہ آف دیئر ٹوٹل واٹر ڈیمانڈ, جو پروڈیوسنگ نیئرلی 40%, جو پوری دنیا میں ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں اس کو 40% ڈی سیلینیشن پلانٹس صرف یہ خلیج فارس کے ایریا میں موجود ہیں.
10 करोड़ लोगों से, 100 मिलियन लोगों से ज्यादा जो लोग हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, जिसमें दोहा और कुवैत सिटी है वो इमिनेंट क्राइसिस फेस करेंगे अगर ये प्लांट काम करना छोड़ देते हैं, मेकिंग देम क्रिटिकल येट वल्नरेबल नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स। हाई डिपेंडेंस रेट्स में डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं वो 90% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कुवैत और बहरीन में, 86% ओमान में एंड 70% सऊदी अरेबिया में फराहम करते हैं। और मैं क्योंकि ओमान और सऊदी अरब का बता चुका कि उनके तमाम डिसैलिनेशन प्लांट्स पर्शियन गल्फ में नहीं खुलते, बल्कि सऊदी अरब के बहरे अहमर की साइड पर भी मौजूद हैं और ओमान के जो हैं वो बहरे हिंद की तरफ भी मौजूद हैं। लिहाजा वो यकीनन मुतासर जरूर होंगे, लेकिन उतने मुतासर नहीं होंगे, खंडर बन जाने का खदशा नहीं होगा। यहां तो लाइफ मुकम्मल तौर पर मुतासर हो जाएगी। मैसिव प्रोडक्शन, जो 6 गल्फ स्टेट्स हैं, they produced 7.2 billion cubic meters of fresh water through desalination in 2023। 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक 7.2 अरब मुकाब मीटर पीने का पानी इन डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर विटैलिटी, विदाउट दीज प्लांट्स मेजर अर्बन हब्स वुड नॉट बी सस्टेनेबल। कोई भी जो इस वक्त अर्बन हब है, जो शहर है, जो पुराने कदीम आबाद शहर हैं, उनका अपना पानी के कहीं ना कहीं ज़खायर मौजूद है। जाहिर है कि लोग पानी किनारे जो है वो आबादी बनाते हैं, घर बनाते हैं। जो कदीम आबादियां हैं वो तो सरवाइव कर सकती हैं, लेकिन जितने जदीद शहर हैं, गुज़श्ता 40-50 सालों में जितने हाई राइजेस बने हैं, आपको जो चमक दमक नजर आती है, इमारतें जो हैं वो नजर आती हैं, बिजनेस एक्टिविटी नजर आती है, वो तमाम की तमाम ठप हो जाएगी। सिक्योरिटी रिस्क, डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं उनको स्ट्रेटेजिक टारगेट भी कहा जा रहा है। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में जब हमने देखा, जो कशम आइलैंड है वहां पर ईरान का डिसैलिनेशन प्लांट जब हिट हुआ तो उसके 12 घंटे के अंदर अंदर बहरीन का एक डिसैलिनेशन प्लांट हिट हुआ। और ये वो मौका था जब बहुत सारे ममालिक चौंक गए कि ये भी एक डायमेंशन जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की हो सकती है। और इन तमाम ममालिक ने खास तौर पर इस बुशहर वाले इंसिडेंट के बाद क्वाइटली ये कन्वे किया है अमेरिका और इसराइल को कि बुशहर की तरफ देखना भी मत। अगर बुशहर को कुछ हुआ तो उससे जो इनडायरेक्टली जो उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगी। बहुत सी और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, इंशाल्लाह उन पर आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।